हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की अभ्यास सीरीज की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के एमसीक्यूज पार्ट 2 में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ अभ्यास सीरीज को स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ 2025 एग्जामिनेशन, तो अपने आप को टेस्ट करना है कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। क्या मुझे ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं मुझे पता है कि किस डेप्थ में सवाल पूछा जा सकता है, और क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है। यही प्राइम ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जिसके थ्रू हम अभ्यास सीरीज के साथ आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, आज के एमसीक्यूज पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए दोस्तों, कि अगर आपको ईपीएफओ 2025 एग्जामिनेशन के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में जानना है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे आप एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो दोस्तों इसके लिए एडुटैब आपके लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन लेके आया, जिसको कहते हैं हमारी गाइड बुक। तो गाइड बुक दोस्तों कंप्लीटली आपको फ्री मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं वो सब हमने इस गाइड बुक में रिजॉल्व करने की कोशिश की है, तो वहां से आप अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे आज के सेशन की, और सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। मैंने आपके साथ पिछले सेशन में कराई थी अटल पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और एनपीएस वात्सल्य स्कीम, यानी कि हमने पेंशन सेक्टर की काफी प्रोमिनेंट स्कीम्स पिछली बार डिस्कस की थी। उसी पे मैंने आपको एनपीएस पे एक सवाल पूछा था होमवर्क क्वेश्चन के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या होता है, जो एंट्री एज है वो आती है 18 टू 70 ईयर्स। फिर मैंने आपको बताया था आप 70 ईयर्स तक तो एंटर कर सकते हैं, बट इन्वेस्ट कर सकते हो 75 ईयर्स तक। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट थर्ड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिकॉज एनपीएस का ऑब्जेक्टिव है पेंशन प्रोवाइड करना आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एज गैप नहीं रखा हुआ कि सिर्फ इस एज तक आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आप जी रहे हो, आपको वो पेंशन जो है वो आपको दी जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बनती है। आज दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अनदर प्रोमिनेंट स्कीम्स जो कि आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर से बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कीम इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इन प्रोमिनेंट स्कीम्स को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब क्या है जी, द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट ओनली फॉर न्यू माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या ऐसी चीज है जी। दूसरा है, लोन्स जो हैं वो स्कीम के अंदर मिलेंगे बिटवीन 50,000 एंड 20 लाख बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स बिजनेस कैटेगरी एंड प्रीवियस लोन रीपेमेंट्स। तीसरा बोला गया है द मुद्रा कार्ड जो इशू किए जाते हैं वो क्रेडिट कार्ड हैं और ओनली जो है यूज किए जाएंगे वन टाइम ट्रांजेक्शन के लिए। तीसरा लिखा है लाइफ इंश्योरेंस इसके अंदर मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोन अमाउंट। तो बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। वाई द फर्स्ट इज रॉन्ग, बिकॉज अगर मैं पीएम मुद्रा योजना की बात करूं तो पीएम मुद्रा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। रिसेंटली इसकी 10th एनिवर्सरी मनाई गई है और 33 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर लोन प्रोवाइड किया गया है। अब ये स्कीम है क्या, ये स्कीम एक हिसाब से रीफाइनेंसिंग स्कीम है। ठीक है, यानी कि ये मुद्रा के अंतर्गत गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज को पैसा दे रहा है, वो आगे रीफाइनेंस कर रही हैं टू द अदर एंटिटीज जो कि लोन देंगी किस पर्पस के लिए, नॉन फार्मिंग और नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस, यानी कि एग्रीकल्चर की एलाइड एक्टिविटीज, डेयरी कह सकते हो, डेयरी फार्मिंग कह सकते हो, बी कीपिंग कह सकते हो, वो एलिजिबल है, बट कोर फार्मिंग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये पैसा जो है वो आपको नए बिजनेस के लिए एज वेल एज अगर आपका पुराना बिजनेस है उसके लिए भी दिया जाएगा। जिसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, बिकॉज जो रिसेंट अमेंडमेंट पीएम मुद्रा योजना में इस बजट में हुई थी, पहले लोन आपको 50,000 से लेके 10 लाख तक का दिया जाता था। अब एक नई कैटेगरी बनाई जिसका नाम है तरुण प्लस।
वहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने 10 लाख का लोन रीपे कर दिया है तो आपको 20 लाख का लोन भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि मुद्रा कार्ड जो के अंदर जो क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू होते हैं वो वन टाइम के लिए नहीं है, वो आप मल्टीपल विड्रॉल्स कर सकते हो जितना भी आपके पास अमाउंट है। तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, नीदर पैन कार्ड मैंडेटरी ना लाइफ इंश्योरेंस, दोनों ही चीजें यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। और ये दोस्तों आपके कोलेटरल फ्री लोन है। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब क्या, आपको यहां पे कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर। अब बात करते हैं पीएम मुद्रा योजना पे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा पीएम मुद्रा योजना का की फीचर नहीं है। नो प्रोसेसिंग चार्जेस आर एप्लीकेबल फॉर लोन्स अंडर द शिशु कैटेगरी। दूसरा है एप्लीकेशंस फॉर लोन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मस्ट प्रोवाइड एन इनकम जनरेटिंग बिजनेस आइडिया फॉर गेटिंग द लोन हियर। The scheme only cover the loans for micro business enterprises in the rural areas। और तीसरा फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, लोन्स अंडर द स्कीम कैन बी यूज फॉर परचेजिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रैक्टर्स और टू व्हीलर्स फॉर कमर्शियल यूज। अब यहां पे कौन सा फीचर नहीं है हमें ये जानना है दोस्तों। आई होप ये आंसर आपको आता होगा, बहुत बहुत सिंपल आंसर है। इसके बारे में मैं आपको हिंट अभी पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत है। अब समझते हैं। मैंने आपको बताया लोन दिलवा दिए शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस कैटेगरी में लोन मिलती हैं। अब जो आपका पहली कैटेगरी है अप टू 50,000 यानी कि शिशु कैटेगरी, उसमें दोस्तों पॉइंट क्या है कि कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। ठीक है, ना तो कोलेटरल रिक्वायर्ड है ना ही प्रोसेसिंग फीस लगती है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा योजना में जो लोन दिया जाएगा, जो नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को लोन दिया जा रहा है, उसमें सिंपल फंडा यह है कि लोन विल बी प्रोवाइडेड फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये बताना है कि मेरा जो काम मैं जिसके लिए लोन ले रहा हूं वो इनकम जनरेट करेगा, विच विल हेल्प इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है स्कीम ओनली कवर्स लोन, ऐसा कुछ नहीं कि रूरल एरिया के लिए, स्कीम रूरल अर्बन दोनों एरियाज के लिए है। नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज दोनों के लिए ये लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, तीसरा आता है और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, लोन्स अंडर द स्कीम कैन बी परचेज। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर आप इसके अंदर कोई व्हीकल परचेज करते हो, ठीक है जी, और आप ये बोल देते हो कि मुझे ये व्हीकल अपने कमर्शियल यूज के लिए चाहिए, तो वो आप उसके लिए लोन ले सकते हो, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो ये बहुत बड़ी वर्ड है इनकम जनरेशन, इसको अगर आप समझ गए तो पीएम मुद्रा योजना आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। और थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हम पूछेंगे इसकी लोन कैटेगरीज के ऊपर। मैंने आपको बताया कि नई लोन कैटेगरी ऐड हुई है, ठीक है जी, और आपको इसका आंसर भी पता है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि पीएम मुद्रा योजना के अंदर 4 लोन कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, कौन सी हैं, शिशु, किशोर, तरुण और फिर आता है तरुण प्लस। तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब समझिए, शिशु लोन बिल्कुल सही है, अप टू 50,000, 50,000 से 5 लाख तक का लोन आता है किशोर। और तरुण कैटेगरी यहां पे गलत है, बिकॉज तरुण कैटेगरी आती थी 5 लाख से लेके 10 लाख तक, जबकि जो कैटेगरी यहां पे दी गई है वो तरुण प्लस कैटेगरी है, 10 लाख से लेके 20 लाख तक। जिसका मतलब यहां पे भी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पे करेक्ट है। अब देखिए पीएम मुद्रा योजना अगर मैं इसको समअप करूं दोस्तों, तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए हम लोगों को लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्मिंग सेक्टर को। 4 टाइप्स ऑफ लोन्स हम प्रोवाइड करेंगे, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। शिशु यानी कि 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक किशोर, 5 से 10 लाख तक तरुण, और 10 से अगर आपने 10 तक प्रीपे कर दिया है तो आप 20 लाख तक के लिए एलिजिबल हो। क्या यहां पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है, बट बोला गया है कि बैंक्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे कम रखा जाए। क्या यहां पे कोई टारगेट मेंशन्ड है कि इतना लोन देना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ये चीजों का याद ध्यान रखना है। उसके बाद जो लोन आपको दिया जाएगा वो कोलेटरल फ्री लोन है दोस्तों। दूसरी बात क्या है, आपके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी नहीं है, और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड जो है वो बेसिकली गारंटी प्रोवाइड करा रहा है। जो अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट, तो जो मुद्रा की गारंटी दे रहा है वो कौन दे रहा है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड इसकी गारंटी दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पहली इंपॉर्टेंट स्कीम,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी स्कीम है। तो क्लियर हो गया जी पहला पार्ट। अब आते हैं हमारी आज की दूसरी स्कीम के ऊपर। दूसरी स्कीम है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर मैं अब की 3 स्कीम्स की बात करूं, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और आपका जनधन योजना, तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट भी है और कहीं ना कहीं आप जो इंडिया के वन ऑफ द पुअर सेगमेंट ऑफ द पीपल है उनको आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो, सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो, उनको फाइनेंशियली लिटरेट करने की कोशिश भी कर रहे हो। ठीक है जी। तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है सुरक्षा बीमा योजना के बारे में आपको मुझे बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि द प्रीमियम अंडर द स्कीम इज ₹12 पर एनम, क्या 12 रुपए प्रीमियम है। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस टू इंडिविजुअल्स बिटवीन 18 to 70 years of age with the premium deducted annually through the auto debit facility। स्कीम प्रोवाइड करता है जी आपको 5 लाख तक का एनुअल सम इंश्योरेंस, और अगर डेथ हो जाती है आपकी सुसाइड के कारण तो क्या वो इसके अंदर कवर है, आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सही आंसर है। क्यों? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि अगर मुझे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे क्या देनी है, मुझे सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट। अब सुरक्षा प्रोवाइड करेगा तो क्या क्या चीज देंगे। इंश्योरेंस में सबसे पहले क्या होता है, कोई प्रीमियम अमाउंट है जो हमें पे करना पड़ेगा, प्रीमियम के बेस पे मुझे कोई सम एश्योर्ड मिलेगा, एक टाइमलाइन दी जाएगी, ठीक है जी, और फिर मुझे कुछ कंडीशंस दी जाएंगी कि इस केस में इंश्योरेंस मिलेगा, इस केस में इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, प्रीमियम क्या 12 रुपए नहीं है, प्रीमियम है 20 रुपए, प्रीमियम बढ़ा दिया गया था 12 रुपए से 20 रुपए। 18 to 70 ईयर्स में इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और प्रीमियम आपका पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम कैश होता है, उसके बाद ऑटो डिडक्शन फैसिलिटी जो है, ऑटो डेबिट फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। कितने का? आपको यहाँ पे दोस्तों 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है, और अगर इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी तो 1 लाख रुपए का। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए तो 1 लाख रुपए का, वैसे इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी इन केस ऑफ एक्सीडेंट तो 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस यहाँ पे मिलता है। ठीक है जी। यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ना तो कोई हॉस्पिटल चार्जेस हैं, प्री डेज पोस्ट ऐसा कुछ इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए डेथ में यहाँ पे क्या है, अगर आपका मर्डर हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी से डेथ हो जाती, नेचुरल कैलेमिटी आती है यानी कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो वो कवर्ड है, बट सुसाइड कवर्ड नहीं है। अब देखो इसका सिस्टम समझो, हम लोग रट्टा मार लेंगे कि सर सुसाइड कवर नहीं है, इसको समझो क्यों। सुसाइड जो है वो सेल्फ हार्म थिंग है, वो सेल्फ इंड्यूस थिंग है। सुसाइड कोई करवा के नहीं आएगा मेरे पास, सुसाइड मैं खुद करूंगा जाके, यानी कि मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है वो एक्सीडेंट मैं खुद कमिट करने वाला हूं। सो दैट इज द थिंग हियर, इसलिए सुसाइड यहाँ पे कवर नहीं होता है, मर्डर कवर होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपका अर्थक्वेक का डिजास्टर, आपका सुनामी का डिजास्टर, वो यहाँ पे कवर होगा। ठीक है जी, तो ये चीजें क्लियर होगी अब आपको। अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल भी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लेके। इट हैज अ कवरेज ईयर ऑफ 1st of June to 31st of May। इट प्रोवाइड्स अ रिस्क कवरेज फॉर डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट और नेचुरल कैलेमिटीज। NRI अकाउंट होल्डर्स आर इनएलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्कीम हियर। तो बताइए जी यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगर यहां पे हम बात करें तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको समझने के लिए, ये वाला टाइम कवरेज जनरली हमारा, अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें हम काउंट करते हैं 1st of April से 31st of March, बट यहां पे चीज डिफरेंट है बिकॉज ये 1st of June से लेकर 31st of May तक का आपको कवरेज प्रोवाइड करता है। मैंने ये सेकंड स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी समझा दी है कि डेथ हो जाए, आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, वो तीनों चीजें यहाँ पे कवर की जाती हैं। अब एनआरआई अकाउंट होल्डर्स एलिजिबल नहीं है, एनआरआई अकाउंट इनएलिजिबल नहीं, एनआरआई अकाउंट होल्डर्स भी एलिजिबल हैं। ठीक है, एनआरआई अकाउंट होल्डर्स भी एलिजिबल हैं, बट ओनली कंडीशन है कि उनका अकाउंट जो है वो इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में अकाउंट हो तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगेन ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि हमें किस तरह से हमारा जो
लोग जिनके पास इंश्योरेंस ही नहीं है उनको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना है। तो जनरल इंश्योरेंस जिसको आप बोलते हो वो कैसे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कैसे प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ थी। इसके लिए सरकार ने बोला हम आपसे 20 रुपए का प्रीमियम लेंगे एनुअली और आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी तो 2 लाख, अगर पार्शियल है तो 1 लाख, ये यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी सुरक्षा बीमा योजना वाला पार्ट क्लियर। ओके, और इसका प्रीमियम भी क्लियर हो गया, इसका टाइमलाइन भी क्लियर हो गया। अब जब सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च हुई थी, उसी के साथ कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी? जीवन ज्योति बीमा योजना। आपका मैंने एक्सीडेंट सिक्योर करवा दिया, व्हाट अबाउट योर लाइफ? आपकी भाई जिंदगी भी तो है, जिंदगी कैसे सिक्योर की जाएगी? जिंदगी को सिक्योर करने के लिए जैसे आपने टर्म इंश्योरेंस जिसको आप बोलते हो, उस तरह से गवर्नमेंट लेके आई थी आपकी जीवन ज्योति बीमा योजना। अब मुझे बताइए कि जीवन ज्योति बीमा योजना के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्कीम एप्लीकेबल है जी टू द इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स। एनुअल प्रीमियम 330 रुपए और ये 2 लाख रुपए तक का आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कॉज। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर्स एलिजिबल हैं। और तीसरा लिखा गया है, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट ये लिखी गई है कि इंश्योरेंस कवर not available for death other than due to accident occurring during first 30 days from the date of enrollment। तो बताइए यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मैं बात करूं बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने स्कीम को अच्छी तरह पढ़ा है तभी आप इस स्कीम को समझ पाओगे। अब जीवन का मतलब क्या है जी? लाइफ, यानी कि ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है जी, अब इसको समझते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम लॉन्च की गई है। यहां पे 18 to 40 नहीं है, 18 से 50 साल तक के इंडिविजुअल्स यहां पे स्कीम में एप्लीकेबल हैं। एनुअल प्रीमियम 330 रुपए था पहले, अब उसको बढ़ा के 436 रुपए कर दिया गया है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि आपको 2 लाख तक का ही जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज वो प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इंडिविजुअली आप खोल सकते हो, आप ज्वाइंट अकाउंट होल्डर खोल सकते हो। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर तो वो खोल सकता है, यानी कि 2 बंदे डिफरेंटली सेपरेट खोल सकते हैं, बट इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर्स यहां पे एलिजिबल नहीं है। और इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर्स अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल्स की स्कीम है ये। फिर आता है जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, फोर्थ वाला स्टेटमेंट, क्योंकि क्या बोला गया कि अगर आप जब स्कीम में एनरोल करोगे ना, यानी कि आपने स्कीम खरीद ली, आपने बीमा खरीद लिया। अब जब आप बीमा खरीदोगे तो दोस्तों पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इंश्योरेंस कवरेज जो है वो डेथ के लिए आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना, फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। जब भी आप स्कीम को एनरोल करोगे तो पहले 1 महीने के लिए अदर देन एक्सीडेंट बाकी चीजें यहाँ पे कवरेज नहीं की जाती है। तो ये इसका एक कंडीशन है इस स्कीम का। क्लियर हो गया जी? तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑन जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला क्वेश्चन भी इसी स्कीम के ऊपर मैंने आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखो मैंने आपको बोला कि 18 से 50 साल तक के लिए तो बंदा एलिजिबल है। अब यहां पे क्वेश्चन पहली लाइन क्या लिखी है? ये स्कीम खत्म हो जाएगी अटेनिंग 55 ईयर्स, 55 साल तक ही आपको लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा बोला गया है कि इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट कर रहा है, इसके अलावा जो बाकी लाइफ इंश्योरेंस हैं और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने बैंक के साथ टाई अप करके इस स्कीम को रोल कर सकते हैं या रोल आउट करवा सकते हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि एलआईसी ही सोल एग्जीक्यूटर ऑफ द स्कीम। अब देखो जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। या तो एलआईसी सोल एग्जीक्यूटर होगा या एलआईसी सबके साथ मिलकर चलेगा। तो यहां पे क्या आंसर होगा? और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या बोलता है? ठीक है ना, जिंदगी आपकी सुरक्षा हमारी, तो सुरक्षा हमारी हम दे रहे हैं आपको, जिंदगी आपकी तो हम क्या चल रहे हैं, साथ में मिलकर चल रहे हैं। यहां पे भी यही हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसको इंप्लीमेंट तो कर रहा है दोस्तों, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो सोल एग्जीक्यूटर नहीं है। उसने बोला अगर इसके अलावा कोई और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आना चाह रही जो विलिंग है, वो बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के साथ टाई अप करके स्कीम को रोल कर सकता है। तो इसका मतलब यहां पे कौन सी स्टेटमेंट गलत हुई? वो हुई ऑप्शन नंबर बी, थर्ड स्टेटमेंट यहां पे कंप्लीटली गलत है। तो जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? ये एक लाइफ इंश्योरेंस है जिसके अंदर बेनिफिशियरी को 436 रुपए का प्रीमियम देना है। उनकी एज होनी चाहिए 18 से 50 तक के लिए, और ये लाइफ इंश्योरेंस इनको 55 साल तक ही दी जाएगी। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है
लाइफ इंश्योरेंस कितने की मिलेगी? 2 लाख रुपए की मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, जबकि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर यहाँ पे एलिजिबल हैं। जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, इंडिविजुअल हैं, एनआरआईज है, वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और क्या याद रखना है कि जो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कर रहा है अलॉन्ग विद द बैंक्स। और इसके साथ साथ जो पॉलिसी मास्टर पॉलिसी होल्डर वो बैंक होता है यहाँ पे। ठीक है, मास्टर पॉलिसी होल्डर का मतलब क्या है कि जब भी आपको पॉलिसी दी जाएगी तो पॉलिसी में जो मेन पॉलिसी होल्डर होता है ना, मास्टर पॉलिसी होल्डर, वो हमेशा बैंक रहता है यहाँ पे। ये याद रखना एक पॉइंट, ये एडिशनल पॉइंट बता के जा रहा हूँ। वैसे तो ईपीएफओ में आप नहीं कह सकते कि इतना डेप्थ क्वेश्चन आएगा, बट यार ये यूपीएससी एग्जामिनेशन है, तो जितना ज्यादा समझ सकते हैं, जितना ज्यादा चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उतना बेहतर है। तभी ही चीजें क्लियर होंगी, तभी चीजें पढ़ के मजा आएगा, तभी हमें अच्छा लगेगा। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो हमारी 3 स्कीम्स होगी जी आज की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब आते हैं हमारी आज की फाइनल स्कीम के ऊपर, जो कि है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ही फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ठीक है ना, कि भाई हमें क्या करना है, हमें तो सिंपल ऑब्जेक्टिव है जी, हमें तो लोगों को एक आराम से जन धन योजना, जन धन, जनता को धन प्रोवाइड करना है। कैसे प्रोवाइड करोगे? धन कहाँ पे आता है? अकाउंट में आता है, तो अकाउंट ही तो खुलवाने हैं यहाँ पे। वही इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव होता। अब आइए जी, क्वेश्चन आता है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। PMJDY account is treated as inoperative if there are no customer induced transactions in the account for over a period of 3 years. इट प्रोवाइड्स इंटरऑपरेबिलिटी, रुपे डेबिट कार्ड और आधार बेस्ड एनेबलमेंट पेमेंट सिस्टम के बीच में दोनों में इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि इंटर रिलेशन बना रहा है। PMJDY अकाउंट्स आर ओनली अवेलेबल टू रूरल एरियाज और स्कीम ओनली टारगेट्स एडल्ट्स एज फ्रॉम 30 to 60 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बोला, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जन धन योजना। तो सबसे पहली चीज समझिए, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि दैट इज हमें अकाउंट खोलना है एवरी अनबैंक्ड एडल्ट का। तो पहले था इट इज फॉर एवरीवन, अब आता है एवरी अनबैंक्ड एडल्ट। तो इसका मतलब यहां पे ऐसा कुछ नहीं कि 30 साल से 60 साल है, 18 से 40 साल, कुछ नहीं है। जो भी इंसान एडल्ट है और उनका बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट नहीं है, तो हमारा काम है उनको बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग चीजें प्रोवाइड, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना। ये चीज है PMJDY अकाउंट दोस्तों। ठीक है ना, आपका जो यूज किया जा सकता है, ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव प्राइम फाइनेंशियल इंक्लूजन है, आपका बेसिक सेविंग अकाउंट बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कैलकुलेट से आप जीवन ज्योति बीमा योजना, आप सुरक्षा बीमा योजना के अंदर एनरोल करते हो, तो पेंशन भी आप यहां से ले सकते हो। मतलब पेंशन को देने, प्रोवाइड करने के लिए भी अकाउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट सब्सिडी के लिए PMJDY अकाउंट खोला गया। सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि पैसा मुझे डायरेक्ट अकाउंट में डालना, तो उसके लिए पहले तो अकाउंट होना चाहिए ना, बेसिक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दी जाए। तो ये चीजों के लिए आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट बना। ये अकाउंट इनऑपरेटिव कब होगा? अगर ये 2 साल तक अगर इसमें कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे बैंक की ट्रांजेक्शन तो होता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट भेज दिया, बैंक ने पेनल्टी लगा दी, वो चलता रहता है। कस्टमर का मतलब जिस बंदे का अकाउंट है, अगर उसने पैसा डाले, पैसे निकाले, कोई ट्रांजेक्शन की, उसको बोलते हैं कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन। अगर वो नहीं हुई 2 साल तक, तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव माना जाएगा। फिर दोस्तों इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और PMJDY अकाउंट सिर्फ रूरल एरियाज के लिए, रूरल अर्बन एरियाज दोनों के लिए ही ये एलिजिबल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना विद रिगार्ड्स टू ओवरड्राफ्ट। अगर मैं बात करते हैं फीचर्स, ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं। एज लिमिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए कितनी है? 18 से 65 साल है। PMJDY ऑफर्स ओवरड्राफ्ट लिमिट अप टू ₹2000 विदाउट कंडीशंस। 2000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट आपको बिना किसी कंडीशन के मिल सकता है। ठीक है, वैसे ओवरड्राफ्ट आपको कितने का मिलता है? यहाँ पे 10,000 तक का OD आपको मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अंडर द PMJDY आर अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब आप खुद सोचो यार, हमने बोला ये एवरी अनबैंक्ड एडल्ट, और हम ये उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास सेविंग अकाउंट नहीं है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट खुलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ पे है? वो तो सैलरी का तो खुलेगा ना उसका। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो वैसे ही पढ़ के लगा गलत है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 है। तो PMJDY में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए एज लिमिट है 18 से 65 साल। 2000 रुपए तक का कोई कंडीशन नहीं लगती। उसके बाद 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट आपको मिल सकता है। और याद रखिए,
कंडीशन क्या है, कम से कम आपका 6 महीने अकाउंट ओपन हुए को हो जाने चाहिए, कम से कम 6 मंथ्स आपके अकाउंट ऑपरेटिव होना चाहिए, तभी ही आपको ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात करूं जनधन योजना के बारे में, तो जनधन योजना का प्राइम ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि अनबैंक्ड एडल्ट को हमें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। इसके अंदर आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलती है 2 लाख रुपए तक की आपके रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर, जो कार्ड आपको इशू किया जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ठीक है जी, कितने की 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हो 18 से 65 साल के लिए। 2,000 तक कोई कंडीशन नहीं है, बट कम से कम आपका अकाउंट 6 महीने का ओपन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर आप 2 साल तक अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन, कस्टमर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, तो उसका अकाउंट इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट द प्रधानमंत्री जनधन योजना। बाकी आप स्कीम को और डिटेल में पढ़िए और समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो करने ही हैं, बिकॉज क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि पूरी स्कीम हो गई। नहीं पढ़ी अभी तक स्कीम, तो स्कीम को जरूर जानिए, अच्छी तरह पढ़िए। और आप इसके लिए दोस्तों हमारे एडुटैप चैनल की ही सहायता ले सकते हैं। हमारे एडुटैप चैनल में एक प्लेलिस्ट है, इसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेलिस्ट। तो वहां पे मैंने ये स्कीम्स आपको, सभी स्कीम्स जो मैंने डिस्कस किए मैंने पढ़ाई हुई हैं। मैं अगर कोशिश करूंगा कि जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो मैं इन स्कीम्स के लिंक्स भी आपको दे दूंगा, ताकि आप वहां से जाके इन स्कीम्स को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी एक हेल्प मैं जरूर करके जाऊंगा, ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सके। अब दोस्तों आता है आज का होमवर्क क्वेश्चन। अब आपको मुझे बताना है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जब लॉन्च की गई थी, तो किन पिलर्स के बेस पे, किन पिलर्स को सोच के इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब दोस्तों सेशन को एंड करने से पहले उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है ना, पहली बात तो ये कि उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा और चीजें समझ आई होंगी, आपका एक काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव बना कि हाँ यार ये स्कीम में ये चीज तो मैंने नहीं पढ़ी थी, शायद मुझे पढ़नी है। अगर मैंने पढ़ी थी इसका मतलब मेरी प्रेपरेशन जो है वो राइट ट्रैक पे जा रही है। अगर इसी तरह से आप और सवाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे एडुटैप के कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर मैं इन कोर्सेज की बात करूं दोस्तों, तो इन कोर्सेज का सिंपल ऑब्जेक्टिव सिंपल ही है कि हम आपका चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बने। आप जिस भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, आप उस एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट जरूर हो। तो इसके लिए दोस्तों हम आपकी 3 तरह से सहायता कर रहे हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने कोई भी प्रेपरेशन नहीं की और आप एक शुरुआत से चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रेपरेशन करूं, तो दोस्तों आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी वेटरन है और आपको लग रहा है कि मैंने, मेरे जीएस वाला टॉपिक क्लियर है, मेरा क्यूआरई क्लियर है, वो चीज़ें मेरी क्लियर है, बट मुझे सिर्फ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस पढ़ना है, सोशल सिक्योरिटी पढ़ना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ना है, सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है, ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, मैंने नहीं पढ़ी हुई, तो आप हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स को भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपने पूरी प्रेपरेशन की हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हम अभ्यास सीरीज में आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप चाहते हैं मुझे इस तरह से और सवाल प्रैक्टिस करने हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इन तीनों का लिंक दोस्तों आपको कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं और फिर जो भी आपको लग रहा है, जो भी कोर्स आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। तो फटाफट में मुझे कमेंट सेक्शन में एक तो अपने स्कोर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे। आप मुझे ये भी बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम उसको और बेटर तरीके से, आप कह सकते हैं, उस पर वर्क करें। और अगर आपको लगता है कि आप वन ऑन वन इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप दोस्तों या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर आप कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर 8146207241। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी, कभी भी आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता, हमेशा ये सोचिए कि मुझे आता है, कोई बात नहीं, शायद आज मुझे ये पॉइंट नहीं पता था, अब मैं इस चीज को भी सीख गया हूं। लर्निंग एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन कीजिए, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कि नहीं होगा। सिर्फ सोचिए होगा तो जरूर, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो जरूर करनी है। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।